अगर आप अच्छा कैजुअल एजुकेशन। यस कि अगर आप सीए को क्वालिफाई कर जाते हो तो इसके अंदर नंबर 1 जॉब सिक्योरिटी तो आपकी पक्की है। तो सर आपने इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे किया? क्योंकि एक स्टूडेंट की अपनी मेंटालिटी होती है कि जब उसने इंटर कंप्लीट कर लिया तो उसने कुछ ना कुछ जॉब भी करनी है, अर्निंग भी करनी है, उसके साथ एजुकेशन भी अपने साथ चलानी है। तो सर जब आपने सीए किया तो आपने सब कुछ छोड़ दिया? बिल्कुल मेरे फादर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा खासा रेशो है कि जो बच्चे पास नहीं हो सके। तो सर आपके सामने भी सारी चीज़ें होंगी, तो सर क्या आपको खौफ नहीं हुआ? मेरा फोकस हमेशा से ये रहा है कि आपकी मंजिल क्या है। एसबीआई की इसमें एप्रिसिएशन बनती भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और सारे वो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो कि दूसरे कमर्शियल इदारों में भी पढ़ा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस अहमद है और आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू गेस्ट के साथ आपके साथ मौजूद हैं। देखिए, जब एक स्टूडेंट इंटर कम्प्लीट कर लेता है तो वो कंफ्यूज होता है कि वो किस फील्ड में जाए, या वो मेडिकल को सिलेक्ट करे या फिर वो इंजीनियरिंग में जाए, कॉमर्स में जाए। सर कॉमर्स में जाए तो कॉमर्स में क्या करे? बीकॉम करे, बीबीए करे, सीए करे, एफसीसीए करे या कुछ और करे? सर जस्ट सपोज कि उसने सीए में एडमिशन ले लिया, तो सर सीए को कैसे मैनेज करे? सर पीआरसी पहला लेवल कैसे करे? सेकंड लेवल अगर वो कैफ में आ जाता है तो सर कैफ को कैसे मैनेज करे? सर जस्ट सपोज के कैफ को भी मैनेज कर लिया, कैफ भी पास कर लिया, इसके बाद सर वो इंडक्शन के लिए क्या करे? सर क्या बिग फोर में इंडक्शन ही ज़रूरी है, या इन केस बिग फोर में इंडक्शन नहीं हो सकी तो अब क्या करें? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो अभी आज आपके और मेरे जहन में मौजूद हैं। तो इन तमाम क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए आज हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीआई एज वेल, मिस्टर सर अजय वसी मौजूद हैं। तो सर आज हमारी इन तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं सर को थैंक्स कहता हूँ कि सर थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो सर यकीनन आप तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड के जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आपसे अवेयर हो सकें तो उनके बारे में ब्रीफली काइंडली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें। अच्छा जी, थैंक यू हारिस फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। और अपने बारे में यही कहता चलूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपने एक बहुत बड़ा वर्ड मेरे लिए कह दिया है। बहुत सीनियर मौजूद हैं जो कि मेंटोर भी है मेरे। अगर इंट्रोडक्शन लें, क्योंकि ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए है, मैंने अपनी आर्टिकलशिप जो रजिस्टर्ड आर्टिकलशिप है वो डिलॉयट से की है। जब डिलॉयट यहाँ पे थी उससे पहले मैं जीटी में काम किया है 5-6 महीने एज एन अनरजिस्टर्ड ट्रेनी। मेनली आर्टिकल्स मेरी डिलॉयट की थी जिसमें मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस भी मेरा शामिल है गवर्नमेंट का। उसके बाद मैं एक और फर्म मैंने ज्वाइन की, मिड टीयर फर्म, वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र मैंने ऑडिट सुपरवाइज़र काम किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पीएनएससी में, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में गुजारे। उसके बाद मैंने सोचा कि फ़ील्ड को थोड़ा चेंज किया जाए, ऑडिट बहुत हो गया, तो फाइनेंस की तरफ आना चाहता था। तो इसके बाद मैंने मुफाब ज्वाइन कर लिया, म्यूचुअल फंड्स, और वहाँ पे एज अ सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी कोई 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मज़ीद कुछ लर्निंग सीखी जाए। काफ़ी स्टैंडर्ड जो है मार्केट में आ गए हैं, उनको भी देखना है, लर्न करना है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, और साथ साथ ये कि टीचिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तब मैंने ज्वाइन किया बीडीओ एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन बीडीओ इब्राहिम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस सर जैसे माशाल्लाह आपने बताया और आपको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो सर अगर हम इसको स्टार्ट से लेकर आएँ ताकि हमारे फ्रेंड आपसे आपकी स्टार्ट की जर्नी से सीख सकें कि उन्होंने अपनी लाइफ और जर्नी कैसे कवर करनी है। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ डिड यू चूज़ द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी? अच्छा, देखें, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट करके पेश करूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर स्टूडेंट की ये जर्नी होती है कि अब कौन सी फील्ड इसको सिलेक्ट करनी है आगे जाके, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, यू नो। तो मेरे तो घर में एक चीज़ जो है ना वो सेटअप एक मौजूद था, मोटिवेशन मेरे फादर की सूरत में। तो वो जो है काम करते थे एक ऑर्गेनाइजेशन में और ऑडिटर से उनका डायरेक्ट कनेक्शन था। तो वो जब घर आते थे वो बताते थे कि यार वो उस फर्म के ऑडिटर्स आए थे और काफ़ी यंग लड़के थे और काफ़ी कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड। ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद देयर ब्रिलियंस एंड कॉम्पिटेंस एंड यू नो फिजिकल अपीयरेंस। तो उनकी आंखों में एक चमक होती थी और मैं उस तरह से इंटरप्रेट कर रहा था उस टाइम पे कि ही वांटेड टू सी मी इन दैट पोजीशन। तो एक ये वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कि क्या होती है। वहाँ से फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। जब सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि फेलियर्स भी इसके अंदर बहुत हैं। Exactly. फिर वो एक मीम है, पीछे तो देखो। तो जब मैंने पीछे देखा तो मेरे खुद के स्कूल्स में जो है ना फेलियर्स नहीं थे, लेकिन इस तरह के मार्क्स भी नहीं थे कि मैं सीए को परसू कर सकूं। क्योंकि एक सीए में एक वो है कि यार आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा यस इट्स नॉट अ कैजुअल, इट्स अ रियली प्रोफेशनल एजुकेशन।
तो एक वो चीज़ थी, पढ़ाई में मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और क्रिकेट में जाना चाहता था। अच्छा। तो मेरी खाला हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में, और मुझे जो है ना उन्होंने रहनुमाई की इस चीज़ में कि पढ़ो और उसके बाद देखो कि तुम कहाँ जाके फिट होते हो। उसमें फिर जाहिर सी बात है रियलिटी दे, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल क्रिकेट में हर किसी को चांस मिलता नहीं है। आए दिन हम देखते हैं किसी ने 1 मैच खेले, 2 मैच खेले, आउट हो गया। तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी एक मुझे इस चीज़ में नज़र आ रही थी कि अगर आप सीए को क्वालिफाई कर जाते हो तो इसके अंदर नंबर 1 जॉब सिक्योरिटी तो आपकी पक्की है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो डिसाइड कर लिया कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जाए। तो एक दिन ऐसे ही बैठा तो घर वालों का फोकस है कि इंजीनियरिंग करो, उसमें जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। लेकिन मैंने खुद इतनी रिसर्च कर ली थी और जो एक बैकग्राउंड मैंने बताया, घर वाले चाहते थे कि पढ़ो, तो अंदर से ये हो गया था कि ऐसी फील्ड सेलेक्ट करनी है जिसमें से पढ़ाई हो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं हो। अब तो दुनिया को दिखाने के मैं कितना पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सीए को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सीए क्वालिफाई किया। तो सर आपने इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे किया? क्योंकि एक फ्रेंड की अपनी मेंटालिटी होती है कि जब उसने इंटर कंप्लीट कर लिया तो उसने कुछ ना कुछ जॉब भी करनी है, अर्निंग भी करनी है, उसके साथ एजुकेशन भी अपने साथ चलानी है। तो सर जब आपने सीए किया तो आपने सब कुछ छोड़ दिया? बिल्कुल, मेरे फादर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं ऑब्वियसली अपना मैं बता सकता हूँ उसमें, क्योंकि हर इंसान की जो है वो लाइफ जर्नी और पर्सनल सर्कमस्टांसेस अलग है। तो उनका बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर। अगेन क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि भाई तुम कब कमाना शुरू करोगे। दे वर सीइंग के फेलियर आफ्टर फेलियर, फेलियर आफ्टर फेलियर, बट दे न्यू कि यार ये लड़का लगा हुआ तो लड़का ये कर लेगा, और लड़के ने कर लिया फिर। तो सर में हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स इन द फील्ड, के जैसे कि अभी रिजल्ट आ चुका है कैफ का, हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा रेशो है कि जो बच्चे पास नहीं हो सके। तो सर आपके सामने भी सारी चीज़ें होंगी, तो सर क्या आपको खौफ नहीं हुआ कि फॉर इंस्टेंस कि आप इतने साल लगाएंगे और इन केस के आपका ऐसा तो नहीं हो कि फेलियर की वजह से आप आगे जा नहीं सकें, और इसके बदले जो आप कर सकते थे, जैसे सपोज कि अगर बीबीए करते तो इतना तो यकीन होता कि 4 साल में बीबीए हो जाएगा, सीए में तो यकीन नहीं था। तो इन तमाम खौफ को, तमाम फेयर्स को आपने कैसे फेस किया? अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ और एक चीज़ बोलता भी हूँ, घर में भी बोलता हूँ, पर्सनल एग्जाम्पल और इस तरह की चीज़ें, कि मेरा फोकस हमेशा से ये रहा है कि आपकी मंजिल क्या है। मुझे पता था कि अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो वहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट होना है। तो मैंने फिर कभी भी पर्सनल लाइफ में, अगर मैं सीए की बात करूँ, मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, तो मैंने जर्नी की कभी परवाह की नहीं है। मंजिल पे नजर रखी है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है आपके तवज्जो से, तो उसको मैं यही कहूंगा कि आपने मंजिल पे फोकस करना है, आपने डाइवर्ट नहीं होना। ऑब्वियसली जब आप सीए करते हो तो बहुत सारे जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे फेलियर आ गया, अब लोगों ने दूसरी क्वालिफिकेशन में एनरोल कराना शुरू कर दिया। फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। सर माशाल्लाह आपने सीए कंप्लीट कर लिया, आप कैसा फील करते हैं आप? जस्ट लाइक अ वाओ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त फील होता है, लेकिन ऑब्वियसली मेहनत जो है ना हर स्टेज पे रिक्वायर होती है। जब मैंने क्वालिफाई किया तो आई वाज ओवर द मून, और मैं ये सोचा था कि मैं सुबह उठूंगा तो हर तरफ से जो है ना वो इंटरव्यूज़ की कॉल आना शुरू हो जाएंगी कि यार आपने सीए क्वालिफाई कर लिया, आप आएँ और हम आपको ये पैकेज दे रहे हैं। वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, उसके बाद मुझे रियलिटी जो है ना वो मेरे सामने आई कि अब तो लाइफ शुरू हुई है। तो जब हम सोचते हैं कि यार क्वालिफिकेशन इज़ द एंड, नो, क्वालिफिकेशन इज़ नॉट द एंड। स्कोप कहीं ज़्यादा बड़ा है। आपको हर टाइम पे जद्दोजहद करनी है, आपने हर दिन एक लड़ना है, लड़ाई करनी है। फिजिकल फील्ड में इंटर होने के लिए एक अथॉरिटी है बस। एग्जैक्टली, एक अथॉरिटी है, एक स्टैंप है कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ओके, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है मार्केट। सही है। तो सर आप माशाल्लाह आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब मुझे ये बताएं कि जैसे आज हम देखते हैं कि फिजिकल क्लासेस भी ऑफर करते हैं इंस्टीट्यूट, और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो उसका भी आज दौरा है। तो सर आपने पहले बताया कि कैसे कवर किया, और अब आज के दौर के हिसाब को देखकर अब आप क्या प्रेफर करते हैं कि एक स्टूडेंट अगर वो सीए करता है तो वो ऑनलाइन की तरफ जाएगा या फिर फिजिकल की तरफ जाए? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मेरे लिए भी काफ़ी पेनफुल है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता भी हूँ SBI में, तो मैं स्टूडेंट से तकरीबन हर क्लास में डिस्कस करता हूँ। मैं उनको अपनी हार्ट से बताता हूँ। ये मेरे साथ जो हमारा जो बैच रहा है, प्री कोविड की मैं बात करूँ, कोविड से पहले तो सारा फिजिकल था, ये तो सब चीज़ें बाद में आई हैं, यू नो, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दिस स्टफ। तो हम लोग जो है वो सुबह की क्लास हमारी शुरू होती थी 7 बजे से। अब आज के बच्चे को आप बोल दें कि 7 बजे क्लास है और वो भी ऑनलाइन, तो चीखें जो है ना वो आप भी सुनेंगे और मैं भी लोग तो उठते भी तकरीबन 12 बजे। एग्जैक्टली। तो अब अगर आप कंपेयर करें कराची के स्टूडेंट्स को और लाहौर के स्टूडेंट्स को या उनके कैंपसेस को, तो वहाँ भी आई बिलीव के 7 बजे से वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी कितनी हार्डशिप थी कि बस में लटक के आप इवन 6 बजे 6:15 बजे घर से निकल लो कि आपको फ्रंट रो पकड़नी है। क्लासेस इतनी बड़ी बड़ी होती थी, 200 बच्चा 300 बच्चा अगर बैठा हुआ है तो पीछे बैठ के कुछ समझ में नहीं आना। और अगर आपको फ्रंट रोज में 4-5 रोज में जगह चाहिए कि आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सको, तो 6:30 बजे तक आपको एट मैक्सिमम क्लास में होना था कि आप बस्ता जाके फेंक दो, करीब के होटल्स पे जाके नाश्ता करके आप वापस आ जाओ। फिर वो क्लास जो चलती थी 9 9:30 बजे ख़त्म होती थी, उसके बाद आप वापस से बस में लटक के फर्म जा रहे हो, क्लाइंट जा रहे हो। और पीक सीजन का टाइम होता है ऑब्वियसली, जब आप क्लासेस ले रहे होते हो, आपने फर्म में काम किया, क्लाइंट पे काम किया और फाइनलाइजेशन चल रही है, और आपको पता है कि यार 7 7:30 बजे वापस से क्लास लग रही है, और वो भी फिजिकल है, जाके लेना है, लाजमी सी बात है। एक क्लास अगर छोड़ दी, पीछे क्लासेस से कनेक्शन टूट जाता था। वापस बस में लटक के जा रहे हैं क्लास लेना, फिर सीनियर की कॉल आती है, यार फाइनलाइजेशन चल रही है, आज तो नाइट लगानी है और आपके दूसरे दिन क्लास है। तो ये वो हार्डशिप थी जो हम फेस करते थे। तो एक एडेड जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी, नहीं यार इतनी मेहनत की है तो अगले 6 महीने जो है ना इस चीज़ पर ज़ाया नहीं करना है, फोकस का लेवल ही और होता था। अब आप आ जाओ ऑनलाइन क्लासेस में, क्या सुकून नहीं है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, टाइम, सब चीज़ें, फटीग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों का बाईपास करते हो, आराम से आप सुबह उठते हो, मुंह धोने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर लेकिन जिस तरह फिजिकल में एक स्टूडेंट अपने टीचर से कनेक्ट होता है, कुछ भी क्यूरी जाएगा रिजॉल्व कर लेगा, ऑनलाइन में तो डिफिकल्टीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपकी एग्जाम्पल दूँ, आप जैसे सपोज के आपके पास 500 फ्रेंड्स मौजूद हैं जहाँ आप पढ़ाते हैं, सर अब एक दिन में किसको रिप्लाई करेंगे? आप अपने जो आपका बिजनेस होगा, जो आपकी पोजीशन है उसको देखेंगे, या इन 500 बच्चों को आंसर करेंगे? अच्छा, उसमें अब आ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स की तरफ, बैक टू दैट। ठीक है, तो उसी के अंदर आपका जवाब भी छुपा हुआ है। तो हर चीज़ के जब एडवांटेजेस आते हैं ना, डिसएडवांटेजेस भी साथ में आते हैं। अब मैं आ जाता हूँ पहले एडवांटेजेस की तरफ। जिस तरह मैंने कहा कि आपका टाइम बचता है, आपकी कॉस्ट बचती है ऑनलाइन क्लासेस से। सुबह आप उठे, आपको मुंह धोने की भी ज़रूरत नहीं है, चाय का कप आपने हाथ में लिया और आपने मोबाइल उठाया और एक नोटबुक बराबर पढ़ी है, आप शुरू हो गए। वो टीचर बेचारा आपको पढ़ा भी रहा है, क्लास की नोटिंग भी शेयर कर रहा है, अपने डिटेल नोट्स भी शेयर कर रहा है, और वो टीचर व्हाट्सएप पे भी आपके साथ अवेलेबल है, प्रोवाइडेड दैट कि आप व्हाट्सएप में फजूल क्वेश्चन ना पूछो, जो क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, एवरी टीचर विल बी विलिंग टू रिप्लाई। और मेरी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि मैं स्टूडेंट्स को ही इस चीज़ पर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी कि अगर कोई बच्चा सवाल पूछे तो मेरी कोशिश होती थी कि टीचर किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, मैंने रिस्पॉन्स देना उसको। तो मुझे टीचर से भी मेरे अप्रिसिएशन मिली थी कि यार ये जो जवाब है उसको जब एंडोर्स किया तो ये होने लगा था कि सवाल करके लोग टीचर को भी टैग करते थे और लोग मुझे भी टैग करते थे कि यार ये भी जवाब दे देंगे, इन्होंने भी जवाब दे दिया तो इक्वल है कि टीचर ने भी जवाब दिया। तो उस लेवल पे जाके फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप में ज़्यादा सहूलत हो गई, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, टीचर अपने जो है ना वो कंफर्ट टाइम में जाके बच्चों को रिप्लाई कर सकता है, ये चीज़ आ गई है। अब बात करें कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो आपने एक एग्जाम्पल सुनी होगी, एक्सीडेंट्स हमेशा खाली रोडों पर होते हैं। तो जब आप इतने चिल होते हैं, जब आप इतने रिलैक्स होते हैं ना, और आप कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है, मैं तो कवर कर लूँगा। तो अभी भी जाहिर सी बात है, फर्म में मैं काम करूँ तो इतने बच्चे आते हैं, और अभी CA फाइनल के एग्जाम होने वाले हैं, 1 महीना हार्डली रह गया है, और बच्चे कहते हैं कि अभी भी हमारे 25 लेक्चर रहते हैं, 30 लेक्चर रहते हैं। हाउ इज़ दैट? क्योंकि इतना टाइम है, आप लेक्चर आप देख सकते हैं। अब तो 1.5 पे फिजिकल क्लास में आप टीचर को 1.5 या 2x नहीं कर सकते थे, अभी आप कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है। फिर आ जाती है बात टाइम मैनेजमेंट की, टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए। तो एक सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, आपको भी मैं इस तरह से समझाता हूँ ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ सकें इस चीज़ को। आप एक पेपर लें, अ पीस ऑफ पेपर, उसमें 1 से लेकर 24 तक आप लिखें। ठीक है, ये काउंटिंग नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे है। ठीक है, आप मार्क करें कि यार आप रात में सो कब रहे हैं। लेट्स से मैं 10 बजे सो रहा हूँ, 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक 6 घंटे हो गए। इंसान को 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है, स्पेशली कैफ के लोग। अभी CA फाइनल से मैं मुखातिब नहीं हूँ, स्पेशली कैफ के लोग। आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप घर में बैठ के पढ़ लें, आपके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, सही है, कोई काम धाम आप नहीं कर रहे हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। ज़्यादा नींद ले लो, 1 घंटा 8 घंटे सो जाओ, 7 घंटे सो जाओ। सिर्फ वो लोग जो बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 6 घंटा आप सोए, निकाल दिया आपने। बाकी जितने घंटे बचे, 2 घंटे आपने नमाज के लिए निकाल दिए, प्रोवाइड दैट किया यार आप मस्जिद जा रहे हो, आप पढ़ के आ रहे हो वहाँ से। 1 घंटा आपने खाने के लिए निकाल दिया, अभी भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचता है। फिर आपने बोला कि यार मैंने दूसरी भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, खेलना कूदना है, प्ले स्टेशन है, या 10 यूँ चीज़ें हैं, फैमिली के साथ टाइम देना है, आपने वो टाइम भी निकाल दिया। वो सब टाइम निकाल के भी आपके दिन में कोई 12 से 13 घंटे बचते हैं जो आप स्पेसिफिक पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। अब आप उसके अंदर कहते हो कि यार मेरे तो लेक्चर्स भी होते हैं,
तो आप लेक्चर्स भी ले लो, आप कितना टाइम उसके अंदर से निकाल दोगे। अभी भी सेल्फ स्टडी के लिए अगर मैं बीच में भी रिलैक्सेशन टाइम निकाल दूं, 5 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के मौजूद हैं अभी भी। अच्छा। और अगर आप प्री रिजल्ट इन 5 घंटों में से अगर डेली सेल्फ स्टडी को, जो डेली क्लासेस चल रही हैं, आप 2 घंटे भी दो ना, तो आपका बाद का पीरियड काफ़ी सेव हो जाएगा। इसको मैं और टॉप अप करता हूँ। अभी हम देख रहे थे, अभी रिसेंट T20 हुआ है पाकिस्तान का, या कोई भी T20 होता है, रिक्वायर्ड रन रेट है 7 पर ओवर, चिल चल रहा है, स्ट्राइक रेट लोअर है, कोई मसला नहीं है, आखिरी में बैट्समैन आएंगे मारेंगे। होता क्या है, रन रेट बिल्डअप होता रहता है, रिक्वायर्ड रन रेट बिल्डअप होता रहता है, और यही हमारी फील्ड के अंदर होता है। लेक्चर्स में ही होता है कि यार अब 15 लेक्चर बाकी है, ये भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है, केस स्टडी भी करनी है, ICAP को जाके मुंह भी देना, मैं क्या क्या करूँगा, वो प्रेशर हम खुद बिल्ड करते हैं। इट मीन्स के यू प्रेफर के ऑनलाइन क्लासेस बेहतर? ऑनलाइन क्लासेस 100% बेहतर हैं, प्रोवाइडेड दैट उनका यूजेस सही तरीके से आप करो, अपने आप टाइम को इफेक्टिव अपने वे में आप मैनेज करो और आप पढ़ो। अभी रिजल्ट आया तो सब बड़े जोश में होंगे, और 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक बड़ा जो है ना ज़बरदस्त तरीके से लोग टाइम टेबल बनाएंगे। उसके बाद वो टाइम टेबल वाला पेपर कहाँ होगा ये ना आपको पता होगा, ना मुझे पता होगा, ना उस स्टूडेंट को पता होगा कि वो कहाँ होगा। तो जो आप प्लानिंग करो, बिल्कुल अब रिजल्ट आ गया तो रैशनलाइज प्लानिंग करो, वो चीज़ करो, प्लान जो आप कर सकते हो, अपने सर्कमस्टांसेस को देखो, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को, अगर आप कोई साइड जॉब करते हो उसको देखो और फिर प्लान करो। आप देखो ऑन जॉब आप किस तरह से लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हो। आपको फिजिकली क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपने वहीं पे मोबाइल खोलो और आपने लेक्चर्स अटेंड करना शुरू कर दिए। तो सर ये पॉइंट हमें क्लियर हो। सेकंड ये सर, जैसा कि रिजल्ट अब हमारा आ चुका है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेपर्स क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे हो चुके होंगे, तो अब आप क्या प्रेफर करेंगे कि जिनके पेपर क्लियर नहीं हुए तो वो उसको कैसे मैनेज करें, और उसके बाद वो कितने पेपर इस अटैम्प्ट के लिए पिक करें? सेकंड वो कि जिनके क्लियर हो गए तो वो आगे एक अटैम्प्ट में कितने पेपर को पिक करें? ये 2 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इसका जो जवाब है वो पिछले वाले से लिंक है, क्योंकि लिंकेजेस ही आती है। दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। आप एक काम नहीं करोगे वो जाके दूसरे काम को इफेक्ट करेगा, दूसरा नहीं करोगे तीसरा करेगा, और 5 एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। आप देखो आपके पास दिन में कितना टाइम निकल रहा है, आप प्लेट में मेरे जितने ही खाना भर दो, लेकिन मुझे उतना ही खाना चाहिए जितना मैं खाना खा सकूं, अदरवाइज जो होगा वो आपको भी पता है, ठीक है। तो मैं उतने ही पेपर उठाऊं जितने मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं ऑब्वियसली उस पेपर को एनालाइज करूंगा, सिलेबस देखूंगा उसका। अगर वो सारे पेपर जो मैंने दिए वो सारे पेपर नहीं निकले, तो मैं सबसे पहले तो ट्रबल शूट करने की कोशिश करूंगा कि वो मेरे पेपर पास क्यों नहीं हुए। मैं उस पर फोकस करूंगा, रिस्क असेस करूंगा, एनालाइज करूंगा, प्रोसीजर करूंगा, फिर जाके मुझे एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। अगर मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाता हूं और मैं अगले 1 महीने तक यही बात करता रहता हूं कि ICAP ने मुझे गलत फेल कर दिया, दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शन। जो मैं स्टूडेंट था और मैं भी यही कहता था कि ICAP कभी ऐसा नहीं करता, ICAP नहीं करता। ये पर्सपेक्टिव अब लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था कि यार ICAP जानबूझ के फेल करता है। लेकिन जब मैंने पास करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि गलती मेरी है, और इसी तरह से फिर मैंने मेंटरशिप भी लोगों की करनी शुरू की कि आप कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हो इन चीज़ों पे। सर बिल्कुल ऐसा ही एक मैंने जैसे कि सुना है कि ICAP कोशिश करता है कि अगर कुछ मार्क्स से अगर फ्रेंड फेल हो रहा हो तो उसको कवर करके पास कर दे, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि एक फ्रेंड जो फेल हुआ 49 मार्क्स से हुआ है। एग्जैक्टली लेकिन उसके पीछे आपको बैकग्राउंड शायद ना पता हो, क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी कनेक्टेड भी रह चुका हूँ ICAP के लोगों से, और मैंने क्लोजली काम भी किया। आफ्टर क्वालिफिकेशन मेरा एक था कि यार इंस्टीट्यूट के साथ भी अलाइन रहना चीज़ों में, तो 2 साल मैंने ICAP के प्रोफेशनल कमिटीज़ में काम किया। अच्छा। तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग भी आते थे, और हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कमेटी होती थी उसकी, तो CFO कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाती है, NFO करवाती है, पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन है, PIB कमेटी, तो उसमें काम करने का मौका मिला। तो ICAP को अंदर से जानने का जब वो शर्फ हासिल हुआ ना मुझे, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो है ना वो मेरी क्लियर हुई, और अंदर से एक शर्मिंदगी का एलिमेंट भी आया कि यार ये लोग तो ऐसे नहीं है जो मैं इनको समझ रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहाँ तक बात आई 49 पे पेपर रुका, 48 पे पेपर रुका, ग्रेस मार्किंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। हो सकता है कि उसके 31 नंबर आए हो, 35 नंबर आए हो, ग्रेस मार्किंग कर करके उसको 49 पर आके रुक गया हो, तो उसको वो 49 एक नंबर से तो दुख हो रहा होगा, लेकिन जो उसको ग्रेस मार्क्स देके वहां तक पहुंचाया उसको उस चीज़ का नहीं पता। मैं अपनी एक आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, CA फाइनल का टेक्स्ट था, पहली अटैम्प्ट दी मैंने 46 आया, दूसरी अटैम्प्ट दी मैंने 48 आया। अच्छा। मैंने स्ट्रेट कॉल किया ICAP में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कनेक्ट। अब मैं बता रहा हूँ कि वो हेल्प किस तरह से करते हैं, मैं बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने उनको कहा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में मैनेजर थे, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कनेक्ट करवाया। उन्होंने कहा, मैंने उनसे बोला कि सर 46 आए, 47 आए, फिर 48, 49, 50, अगली 3 अटैम्प्ट मुझे चाहिए होंगी पेपर पास करने के लिए, आप जिस जिस तरह से एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सजेशन दी। उन्होंने कहा देखो
आखिरी में आके जब जिन बच्चों के पेपर्स रुकते हैं ना, मैं एक आपको जनरल एक फीडबैक बताऊं कि कहीं ना कहीं से हर क्वेश्चन से ब्लीडिंग हो रही होती है। ऐसे ही तो आप कोशिश करो, एनालाइज करो कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप अधूरा छोड़ लो। आप जब प्रैक्टिस करो, ऐसा होता है जैसे टैक्स का मैं पेपर कर रहा हूँ तो सवाल आया कि टैक्सेबल इनकम क्या है या टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो जब मैं टैक्स के सवाल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम तक कैलकुलेट किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने टैक्स लायबिलिटी आगे कैलकुलेट नहीं की, सजेस्टेड आंसर देखा और मैंने कहा यार ये तो आपके भाई को आता है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जो मैंने किया। ये मैंने खुद के साथ सबसे बड़ा, ये दिस इज अ सुसाइड अटेम्प्ट जो मैंने की। और जो पेपर में गया ना, तो आगे का पोर्शन मुझसे कैलकुलेट ही नहीं हुआ मतलब ये और भी वो फेस मार्क्स होती उसी है। के थे जो मुझे हॉन्ट किया उसने आगे जाके। मतलब हम ये भी फेस करते हैं और सारा का सारा जो ब्लेम होता है आई के पे डाल देते आई कैप पे डाल देता है। तो हमें अपने अंदर थोड़ा झांक के देखना है कि हमारी खुद की प्रैक्टिस कैसी थी। जब अंदर से ये जवाब आ जाना कि हाँ आपने वो चीज़ें सारी कर दी हैं जो एक पेपर को पास करने के लिए ज़रूरी हैं, तो कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। हैं। सर एक फ्रेंड है वो कैफ में रिसेंटली जो है वो पास हो चुका है, अब अगले पेपर उसने पिक किए हैं, कैसे मैनेज करे? इट मीन्स कि कितना टाइम वो प्रैक्टिस पे लगाए, कितना टाइम वो पास पेपर की प्रैक्टिस करे और कितना टाइम वो लेक्चर ले और कब तक लेक्चर कवर कर ले। क्योंकि हमने देखा है कि फ्रेंड ऐसा होता है कि जिस मंथ में पेपर हैं और पता चला कि लेक्चर ही कवर नहीं हो सके। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि तीनों चीज़ें कवर हो जाए? देखिए हर स्टूडेंट की नेचर अलग होती है। ऐसा ही। मैंने जब पर्सनली सीए शुरू किया, हमारे एक टीचर होते थे, तो उन्होंने डे 1 पे ही कहा सीए 2 तरह के स्टूडेंट पास कर सकते हैं, अच्छा एक इंतहाई चीता और एक इंतहाई गधा। अच्छा। तो आप सोच लो आप कौन हो। अगर आप गधे हो और आप अपने आप को चीता समझ रहे हो तो आपने डे 1 पे ब्लंडर मार दिया है। गधे की मेहनत एक अलग होती है और चीते की मेहनत एक अलग होती है, तो डे 1 पे रियलाइज कर लो। ठीक है, अगर आप गधे पे जो है ना, वो कहते हैं ना कि वाइट लाइन से आप ड्रॉ कर लोगे तो वो जेबरा नहीं बन जाता। तो अपने आप को असेस करना पहली बात ज़रूरी है। ये किसी को मैं वो नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, ये एक जनरली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको अपने आप को असेस करना ज़रूरी है। व्हाट आर यू, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपकी जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप कितना अच्छा लिख लेते हो, आपका लिखा हुआ कितना अच्छा समझ में आ जाता है लोगों को। अब मैं एक एग्जांपल दूं, जिस तरह मैंने ये करना शुरू किया सीए के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे इस चीज़ पे कि हमें बताएं ये क्या होगा वो क्या हो। तो मैं उनके साथ एक कन्वर्जेशन करता था और उसमें एनालाइज करने की कोशिश करता था कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और फिर मैं वहाँ पे उनकी हेल्प आउट करता था। तो ये हर स्टूडेंट का अपना एक इनर है, किसी को कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाते हैं, राइटिंग स्किल्स में वो मार खा जाता है, किस तरह से मैं प्रेजेंट करूँ। जाहिर सी बात है, आप लेक्चर लेते हो, मैं कहता हूँ लेक्चर लिया आपने, टीचर ने पढ़ाया आपको 100%, लेक्चर समझ में आया आपको 80%, लेक्चर रिटेन हुआ आपको 70%, आपने जो है ना वो एग्ज़ाम में लिखा 60%, एग्जामिनर को समझ में आया 45%, और यही आपके मार्क्स होते हैं फिर। सर क्योंकि पीआर से हमारा बहुत मैं समझता हूँ कि इजी लेवल होता है, एमसीक्यू बेस होता है, बच्चा कवर कर लेता है। सर कैफ की प्रिपरेशन कैसे करें? क्वेश्चन होता है कैफ की प्रिपरेशन कैसे करें? क्या ऐसा करें कि सिर्फ लेक्चर देखता रहे बहुत है, प्रैक्टिस करे? सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, और ये भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि जो सीए का टीचर है ना, वो टीचर नहीं है, फैसिलिटेटर है। हमें तो सबसे पहले ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो हमारी हेल्प कर रहा है पेपर पास करने के लिए। सबसे बड़ा काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने खुद करना है। मेरी ये एज अ स्टूडेंट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सिलेबस को देखूं और मैं टीचर को भी जज करूं कि यार टीचर ने मुझे पूरा सिलेबस कवर करा दिया नहीं करा दिया। ये चीज़ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सिलेबस की कवरेज और टीचर की सिलेक्शन भी ऑब्वियसली इसके अंदर आ जाती है कि यार किस तरह का वो रिजल्ट आ रहा है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टूडेंट इटसेल्फ है। अभी आप ग्रुप देखेंगे, रिजल्ट आ गया, आप कोई भी ग्रुप उठा के देख लें, ऑडिट का बेस्ट टीचर कौन है, अकाउंटिंग का बेस्ट टीचर कौन है, तो वो उस स्टूडेंट को अपना खुद का देखना चाहिए कि क्या वो बेस्ट स्टूडेंट है, क्या वो रिक्वायर्ड एफर्ट कर पा रहे हैं उस तरह की। आपको सबसे पहले तो बेसिक देखना है ना, क्या मैंने सिलेबस, मुझे पूरे सिलेबस की इन्फॉर्मेशन थी, क्या मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, क्या मैंने रिक्वायर्ड प्रैक्टिस पे टाइम दिया है, क्या मैंने खुद को ये एफर्ट लगाई है इतनी कि मैं उस काबिल हो सकूं जिस तरह आई कैप चाह रहा है उस लेवल पे मैं उसको जवाब दे सकूं। इट मीन्स इन शॉर्ट हम निकालें तो यकीनन ऐसा है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। टीचर का भी रोल होता है लेकिन फ्रेंड का भी रोल होता है। Exactly. लेकिन फ्रेंड ने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है तो खुद कवर करना है कि उसके अगर इन केस के लिए टीचर से कोई चीज़ मिस हो गया टॉपिक तो उसने कहीं और से कवर करना है, यानी सिलेबस खुद ही कवर करना है। अच्छा सर फॉर एग्जाम्पल की कैफ कंप्लीट कर लिया, सर अब क्या करें? इंडक्शन के लिए कहाँ जाए? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये भी होता है कि सर ऑडिट फर्म में जाएगा या इंडस्ट्री में जाएगा, विच वन इज़ बेटर फॉर हिम, क्या बेहतर है? अच्छा, इंडस्ट्री आर्टिकल्स अभी आई कैप ने इंट्रोड्यूस किए कुछ, इसको टाइम हुआ है और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात करूं तो पे स्केल इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री आर्टिकल्स में काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द फर्म।
लेकिन फर्म में क्योंकि आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा लर्निंग है, ऑब्वियसली वहाँ पे पे स्केल थोड़ा सा ऐसा ही। कम ही होगा इंडस्ट्री के मुकाबले में। एट दी एंड ये इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिटरमाइन करना है। लेट से मैं चला जाता हूँ यूनिलीवर में आर्टिकलशिप करना है, FMCG सेक्टर है, तो मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट से FMCG सेक्टर का काउंट होने लगेगा। अगर मैंने CA फर्म में आर्टिकलशिप की है तो CA फर्म में बैंक्स भी हैं, NGOs भी हैं, FMCG भी है, इंश्योरेंस सेक्टर भी है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, बहुत सारा एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है। तो मैं वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे अपना एक्सपीरियंस किस चीज़ में बिल्डअप करना है और मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, विद इन पाकिस्तान रहना है या आउटसाइड पाकिस्तान मूव करना है। अगर आप पहले ही इंडस्ट्री में चले गए तो हो सकता है आपके पाकिस्तान से बाहर मूव करने के चांसेस या जॉब के चांसेस थोड़े लिमिट हो जाएं, आपको वो डाइवर्सिफाइड स्किल्स ना मिल सकें। दैट्स दी बात इंडस्ट्री के अंदर। तो वो फर्म के अंदर आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलता है, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। इट मीन्स शॉर्ट ये निकला कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है तो ऑडिट फर्म भी चले, पाकिस्तान में जॉब करना चाहता है तो दोनों कर सकता है, इंडस्ट्री भी कर सकता है और ऑडिट फर्म भी। अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स वाला बाहर नहीं जाता, अच्छा, वो भी जा सकता है। ऑब्वियसली उसका रेशियो थोड़ा सा कम होगा, क्यों? एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि इंडस्ट्री में आप पाकिस्तान में काम करो तो बाहर जॉब होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, वहाँ के सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे सारे। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस नहीं होगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ आर्टिकलशिप वो इंडस्ट्री के अंदर कर ले और कुछ आर्टिकलशिप वो फर्म के अंदर कर ले? नहीं, इस तरह का नहीं है। आई थिंक अभी ICAP ने नोटिफिकेशन भी इस चीज़ का निकाला है और आप इसको चेक भी कर लीजिएगा कि NOC जो है ना वो मना कर दिया, मतलब आप आर्टिकलशिप जो है ना वो शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यानी मना कर दिया इसने। जी। अच्छा सर, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हमने देखा है कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ खुद को मेंटेन नहीं करते, अपनी प्रोफाइल, अपनी डिटेल प्रोफाइल को बिल्कुल मैनेज नहीं करते, मेंटेन नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि मेंटेन करना ज़रूरी है या पहले सिर्फ सीक्वेंस के साथ कैफ कर लो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद देखा जाएगा? क्या कहते हैं आप? अच्छा, मेरा जो है ना फर्ज करें गाड़ियों का कारोबार है, मैंने बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाई हैं और टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ कहाँ हैं? मेरे बेसमेंट में पड़ी हुई हैं। तो क्या काम है उसका जब तक मैं उसको शोरूम में नहीं रखूँगा? ऐसा ही तो बेचना पड़ता है, तो अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, अपनी एक ब्रांड खुद क्रिएट करवानी पड़ेगी। और ये पर्सनल उससे ही आता है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं और ICAP भी इस चीज़ पे काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट स्किल। बस ये ऐसी चीज़ है कि एक हद तक आपको पढ़ाई जा सकती है और बाकी आपने खुद पिक करना है इस चीज़ पे। इन प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो सर वो कौन कौन सी प्रोफाइल को मेंटेन करें? जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, हम देखते हैं कुछ प्लेटफॉर्म पे हम जाएं तो हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। तो आप क्या समझते हैं कि एक एज अ CA स्टूडेंट हमें कौन कौन सी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और हमने उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए? देखिए, इस पर सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है वो लिंक्डइन है। अच्छा, प्रोफेशनल नेटवर्क का, और बहुत सारे जो CA स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फाइनल वाले, उन्होंने लिंक्डइन पे ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैफ वाले भी जो है, इवन जो अभी मैट्रिक में या CA इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, मतलब जो HEC वाला इंटरमीडिएट है उसमें भी है, तो अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दें, उसमें बिल्डअप करना शुरू कर दें, तो आपके फॉलोअर्स, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। बाय द टाइम आप आर्टिकलशिप करके आप जब इंडस्ट्री के अंदर जा रहे होगे, आप जब जॉब सर्च करोगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क होगा। वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप डायरेक्ट किसी CFO से भी कनेक्ट कर सकते हो, इवन CEO से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी बोर्ड मेंबर से भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी एक पर्सन है अगर जो भी स्किल सेट उसके पास आया है वो फ़ौरन लिंक्डइन पे एक प्रॉपर अंदाज में डाल दे, ये नहीं कह रहे। सर हमें पता है कि द एरा इज द रेवोल्यूशन ऑफ IT, या IT रेवोल्यूशन का एरा है हमारे पास है। हर तरफ IT है। फ्रेंड अगर कोई सही अंदाज में पढ़ भी नहीं सकता ना, वो कहता है मैंने IT का कोर्स करना है, करने के बाद मैंने एक अच्छा डेवलपर बनना है। सर जब एक स्टूडेंट डेवलपर बन सकता है ईजी वे में, तो सर वो 6-7 साल लगाता है CA में। तो आप क्या समझते हैं, क्या वो 6-7 साल लगाने पर CA में एग्री होगा जब उसको पता है कि मैं 6-7 महीने लगाकर, 1 साल लगाकर मैं कामयाब हो सकता हूँ, डेवलपर बन सकता हूँ? देखिए, ये तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। मैं टाइम लगा के डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं टाइम लगा के जो है इंजीनियर भी बन सकता हूँ, मैं कम टाइम लगा के IT में कोई प्रोफिशेंसी वगैरह भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। सर्टिफिकेशन बहुत आ रही हैं। अगर मैं IT की बात करूँ तो हर टाइम पे ना ये फील्ड चेंज हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, अपने आप को रिवॉल्व कर रहा है, तो आपने हर टाइम पे इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया तो इंडस्ट्री बहुत आगे निकल जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो हर इंडस्ट्री के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप में इसमें अप टू डेट रहना है। और इसमें वही वाली बात है कि अपनी जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपको जो काम है, उसको आपने बेचना है। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि हमारा दौर है, ये IT का दौर है। सर हर जगह AI आ रहा है, मेटा ने भी AI निकाल दिया, सब अपने AI निकाल दें।
जब एक एआई के थ्रू हम काम जो मुश्किल काम होता है वो इजी वे में कर सकते हैं और एआई हमारे सेकंड्स में कर लेता है, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड होगी? क्योंकि एआई तो वही काम फ्री में कर लेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके चार्जेस लेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में एआई की नीड होगी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड होगी? देखिए ऑब्वियसली मैं आपको लेके चले जाऊंगा कुछ सालों पहले, अच्छा। जब ये कंप्यूटर्स आना शुरू हुए तो एक कॉन्सेप्ट होता था ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। अच्छा। कि जब ये कंप्यूटर्स आना शुरू हुआ, लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर्स के अंदर सेव करना शुरू किया, प्रोसेसिंग वहाँ पे शुरू की, तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। ठीक है। एक ने कहा कि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग लेना अब ज़रूरी हो गई है क्योंकि सारा प्रोसेस इसी से चल रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वो था कि वो कहता है कि जो डेटा इनपुट हो रहा है मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लूँगा, रिकैलकुलेट करके देख लूँगा, अगर वो आउटपुट से मैच हो रहा है तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आया और उसने कहा कि अगर मैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग की अंडरस्टैंडिंग ले लूँ ना तो मुझे इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग ली। और इसी तरह दुनिया में जब आईटी आया, कंप्यूटर्स आया, तो हमारी फील्ड में भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो गई। तो इस चीज़ ने अपने आप को रिवॉल्व किया है और ऑब्वियसली आईकैप भी इस चीज़ पे काम कर रहा है। आईकैप ने भी बहुत आईटी कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और अपनी आप देखेंगे हर जो है ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये, क्योंकि बहुत ग्रीवियंसेस भी आते हैं स्टूडेंट की तरफ से कि भाई अभी तो एजुकेशन स्कीम आई थी, ये फिर से एक एजुकेशन स्कीम आ रही है। तो आप देखें मार्केट अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट करिए, चेंज कर रही है। आई के भी सिलेबस को अपडेट किया जा रहा है, पाइथन शामिल कर लिया, पावर बीआई शामिल कर ली इसके अंदर। एग्जैक्टली अब देखें जितनी भी इंटेलिजेंस आ जाए, जितनी भी आप रोबोट्स बना लें, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, आप उसको जो है ना सेट असाइड नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर रहेगी। जहाँ तक बात रही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, आप कहाँ पे मुझे बताएं एआई को आप रिप्लेस करेंगे? आप चलें, आप जनरल एंट्री में कर दिया आपने, रिपोर्टिंग में, ठीक है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में, इंटरनल ऑडिट में, ऑपरेशनल ऑडिट में, टैक्सेशन में, आप कहाँ पे अलग करेंगे? ऐसा ही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर भी बहुत सारी फील्ड होती है। जैसे एक डॉक्टर है, वो दिमाग का डॉक्टर अलग है, गुर्दे का डॉक्टर अलग है, ये घुटने के डॉक्टर को नहीं पता कि दिमाग में क्या चल रहा है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन फ्यूचर जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ का एआई आ रहा है, ग्राफिक्स का आ गया, वीडियो एनिमेशन का आ गया, तो एक ऐसा एआई आ जाएगा जो टैक्सेशन का अलग हो, ऑडिट का एआई अलग हो, इन तमाम चीज़ों का एआई अलग हो। तो क्या अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड होगी या फील्ड बंद हो जाएगी? देखें चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड तो रहेगी। ये जितने भी डेवलप होते रहेंगे, इंसान ये रोबोट्स बनाता है, एआई बनाता है ताकि अपनी ज़िंदगी आसान कर सके। एट दी एंड इनको चलाने के लिए भी आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन इंसान के मुकाबले कोई भी नहीं आ सकता। लगा सा लगने इंसान अफी आसिन तकवीम अशरफुल मखलूक बना है, अशरफुल मखलूकात बना है, तो इसका कोई भी जो है बराबरी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सर अब जैसे कि एसबीआई हमें दो तरह प्रोवाइड करता है एजुकेशन। एक वो कि जो इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस जूम के थ्रू। सेकंड वो क्लासेस होती हैं जो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, इंसान वो भी कवर कर सकता है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अब हमारे स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो क्या आप कहाँ देखते हैं कि एसबीआई क्या उनको कॉम्पीट करता है या नहीं करता? देखिए सबसे पहली बात जो एसबीआई की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ठीक है, जो एक विजन मिशन मौलाना बशीर फारूकी साहब एक लेके चल रहे हैं, दैट इज़ रियली ग्रैंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले उस चीज़ को अप्रिशिएट करना और समझना है उस कॉन्सेप्ट को। सेकेंडली एसबीआई जो चार्ज कर रहा है अपने स्टूडेंट से, वो नॉमिनल चार्जेस लाइक 1500 चार्ज कर रहा है पोर्टल की रजिस्ट्रेशन के। 1500 वो भी 6 मंथ के लिए, वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो आप एमोटाइज कर लें उस पर। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए वो सिर्फ 1500 चार्ज कर रहा है कि आपको पोर्टल का एक्सेस मिले। क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो चाहे तो वापस जाके देख सकता है, जो लाइव क्लासेस उसे छूट गई हैं वो जाके देख सकता है। इसका मतलब जितनी भी क्लासेस वो ले रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप आ जाएं दूसरे आरआईटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हाई ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। आप भी फेसबुक के ग्रुप्स को फॉलो करते हो, मैं भी बहुत एक्टिवली ग्रुप्स को फॉलो करता हूँ। कोई ना कोई हर घंटे बाद 2 घंटे बाद, ये दिन में 8 से 10 पोस्ट में देखता हूँ, एनोनिमस मेंबर कोई डालता है कि यार मेरे पास कॉस्टिंग के लेक्चर्स हैं, मेरे पास ऑडिट के लेक्चर हैं, कोई इंटरेस्टेड है तो इनबॉक्स करे, या मुझे फलाने टीचर के लेक्चर चाहिए, कोई हेल्प कर दे मेरी। तो इसका मतलब क्या है, वो जा रहा है पायरेटेड वाले जोन में, हराम वाले जो लेक्चर वाले कॉन्सेप्ट उसमें जा रहा है। सीफएस सेट क्या है, आप इंस्टीट्यूट से खुद ही कांटेक्ट कर लें। एसबीआई आप नहीं कर सकते तो एसबीआई आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, पोर्टल पे भी डेमो का ऑप्शन अवेलेबल है, पहली दूसरी क्लासेस डेमो होती हैं, आप वहाँ जाके देखें। तो एसबीआई की इसमें एप्रिसिएशन बनती भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और सारे वो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो कि दूसरे कमर्शियल इदारों में भी पढ़ा रहे हैं।
ऐसा ही है। और उसी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, और एसबीआई ने उनको उसी तरह से इंगेज रखा है। बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, मुझे पता है कि आप मुझे कितना पिन करते हैं और आपके दूसरी फैकल्टी मेंबर मुझे कितना पिन करते हैं कि सर ये जो है वो फर्स्ट टर्म होने वाले हैं, तो क्लासेस नहीं लेनी, ये ईद के दिन पे आपने क्लासेस नहीं रखनी, या बच्चों से आपने ये क्विज शेयर करना है, या बच्चों को ये क्वेरी है और ये क्वेरी सर आप इसको आंसर कर दें। तो आप लोगों की इसके अंदर कमिटमेंट है जो बैकग्राउंड में काम चल रहा है, और मैं इस चीज़ को वाउच कर सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों एंड देख रहा हूँ। तो एसबीआई को तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सबकत मिलती है, और 100% लाइव क्लासेस। ऐसा ही है। सर माशाल्लाह आपको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो सर इसके बावजूद आपने एसबीआई को चूज़ क्यों किया? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जब मेरी क्वालिफिकेशन में आखिरी पेपर रहता था ऑडिट का, और मैंने ये अल्लाह ताला से जो है ना वादा किया है कि या अल्लाह ये पेपर पास करवा दे, मैं जो है ना कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ूंगा जिसको ज़रूरत होगी ऑडिट पास करने के लिए, कोई भी पेपर पास करने के लिए मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो अल्लाह ताला ने क्वालिफाई कराया माशाल्लाह उसी टाइम में, और इस विज़न को, इस कमिटमेंट को मैंने जारी रखा, और मेंटोरशिप वाली जो चीज़ें वो मैंने शुरू कर दी। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जब मैं आर्टिकलशिप अपनी शुरू भी नहीं मेरी हुई थी, तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने जो है ना उनके 2 पेपर रहते थे क्वालिफिकेशन पे, और मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हुई, इंडस्ट्री में भी गया और क्वालिफाई कर गया, उनके वो पेपर्स क्लियर नहीं हुए। ठीक है, तो और उन्होंने फिर मेरी ये वीडियोस वगैरह देखनी शुरू की कि यार मेंटोरशिप शुरू कर दी है, लोगों को ट्रबल शूटिंग चीज़ें जो है ना वो बताई जा रही हैं किस तरह वो पास करें। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा यार अज़द ये प्रॉब्लम है, और तुम्हारी मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, और कोई टीचर जो है ना वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं आंसर्स लिख के उनको भेजता हूँ लेकिन वो चेक करके कभी रिवर्ट नहीं करते। तो मैंने कहा यार कोई इशू नहीं है, आप जो है ना मुझे आंसर्स आप लिख के दो। मैंने उनको 1-2 क्वेश्चंस दिए, उन्होंने मुझे लिख के दिए आंसर, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनको कॉल की। जब मैंने उनको कॉल किया और वही क्वेश्चन उनसे वापस से पूछा ना, बिलीव मी और नॉट, उन्होंने मुझे ऐसा समझाया कि अगर वो स्टेज पे खड़े होकर पढ़ाए ना तो अच्छे से अच्छा टीचर नीचे बैठ जाए। मसला कहाँ पर आ रहा था? मसला कन्वर्जन में आ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आपने और कुछ नहीं करना है, आपने अपनी ड्राफ्टिंग पे काम करना है, सिंप्लीफाइड रखना है चीज़ों को। तो उन्होंने उस चीज़ पे काम किया। ऑब्वियसली मेरा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी थी, उनकी ड्राफ्टिंग को मैंने चेक किया कि भाई आप सिंप्लीफाई करो, उस कॉन्सेप्ट को ICAP को आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। अगली अटैम्प्ट में उन्होंने पास कर लिया वो। उससे अगली अटैम्प्ट में वो टैक्स वाली जो टेक्निक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि यार ये इशू हो रहा था, तो टैक्स की भी मैंने जब उनको ये कुछ बातें बताई और भी कुछ बातें बताई, तो अगली अटैम्प्ट में उनका टैक्स क्लियर हुआ और वो क्वालिफाई कर गए। तो ये कुछ मेंटरशिप वाली चीज़ें थी। अच्छा, जो आपके हेड ऑफ SBI हैं काशिफ, मोहम्मद काशिफ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा यार ये मेंटरशिप वाली तुम ये चीज़ें कर रहे हो तो तुम हमारी तरफ आके क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो मैंने तब पहली बार SBI का नाम सुना। उन्होंने मुझे कहा कि यार हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। सीए जैसी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। मैंने चेक किया, अप्रैल का महीना नहीं था तो अप्रैल फूल तो वो चीज़ नहीं हो सकती। 2-3 दिन लिए मैंने इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई मतलब इस तरह की एजुकेशन पढ़ा सकता है, दे सकता है। तो मैंने चेक किया, बशीर फारूकी साहब की वीडियोस वगैरह देखी, SBI का पेज मैंने विजिट किया, मैंने कहा नहीं, दिस इज समथिंग हैपनिंग। ठीक है, तो आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। और मैं काशिफ के पास गया, उनके ऑफिस मैंने विजिट किया, और हमारी एक कॉन्वर्जेशन हुई, डिटेल कॉन्वर्जेशन 1-1.5 घंटे की, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। उसके बाद जो मैंने अपनी SBI के साथ जर्नी स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें अभी तक चली हैं। और मेरा फोकस भी यही होता है कि बच्चों को मैं पढ़ाने के साथ साथ ट्रबल शूटिंग अप्रोच जो है ना वो मैं सिखाऊँ, और डे 1 से उनको ऐसे ला के खड़ा कर दूँ कि वो एग्ज़ाम के अंदर खड़े हुए और कल उनका पेपर है। एंड जिस तरह कहा जाता है कि उस्ताद होता है अपने फ्रेंड को तालीम भी देता है, तरबियत भी देता है, तो आप अपने फ्रेंड को तालीम भी दे रहे हैं और तरबियत भी साथ। एग्जैक्टली, फोकस मेरा ये, जो डिफिकल्टीज मैंने फेस की वो स्टूडेंट्स को फेस ना करनी पड़े। सर माशाल्लाह हमने आपसे बहुत सारी बातें सीखी हैं। सर आप हमारे फ्रेंड को फाइनल एडवाइस क्या करेंगे? अच्छा, फाइनल एडवाइस तो मैं यही कहूँगा कि अपनी बेसिक्स पे स्टिक रहना है। ठीक है, क्योंकि मैं जब ऑडिट पढ़ाता हूँ ना तो मैं रियल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करता हूँ, दीन से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ऑडिट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जैसे आप जाएँ कि T20 वर्ल्ड कप को ले लें, इतना बड़ा एक टोटल था 160 रन का, 170 रन का, जो बाबर आजम और रिजवान ने 10 विकेटों की पार्टनरशिप पे कर लिया। लोगों ने कहा आज तक पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप मैचेस में नहीं मारा, आपने किस तरह से ये मार्का जो है ना वो सरंजाम दे दिया। बाबर आजम ने क्या किया? बाबर आजम ने सिर्फ एक बात की, हमने चीज़ों को सिंपल रखा। हम जो है वो रन्स लगते गए बोर्ड पे और आपस में कम्युनिकेट करते गए कि अब अगले ओवर को किस तरह से टारगेट करना है, अगले ओवर को किस तरह से टारगेट करना है। चीज़ों को सिंपल रखते गए, अच्छी बॉलों को खेला, बुरी बॉलों को छोड़, बुरी बॉलों को खेला, अच्छी बॉल थी उनको छोड़ दिया। तो आपने सबसे पहले बेसिक्स पे स्टिक रहना है। बेसिक्स क्या है? सिलेबस, अपने आप को असेस करना, टाइम मैनेजमेंट, मेरा खुद का पास्ट रिकॉर्ड, कितना टाइम दे सकता हूँ, कहाँ से मैंने पढ़ना है,
कितना टाइम मैं प्रैक्टिस को दे सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक हैं। इस पे आपका डिपेंड करेगा आगे का प्लान, और जो आपने प्लान बना दिया उस पर स्टिक रहना है। जज्बाती फैसले नहीं करना है कि यार मैं तो 6 घंटे सोऊंगा और बाकी के जितने घंटे बचे हैं वो पढ़ाई, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप 1 दिन कर लेंगे, आप 2 दिन कर लेंगे, आप ये कंटिन्यू 3-4 महीने तक नहीं रख सकते। तो ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई कर सकें। तो ये बेसिक सी मेरी एक एडवाइस है। तो माशाल्लाह सर से हमने बहुत कुछ सीखा और यकीनन हमारे फ्रेंड ने भी सीखा होगा। तो इन द एंड वंस अगेन थैंक्स टू सर अशरफ वसी फॉर गिविंग योर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक न्यू मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।